Hello student, welcome back to Nishan classes online tutorial. Hello student, this is Naveen Barodia, biology faculty of Nishan classes कोटा राजस्थान। लास्ट लेक्चर में हमने आहार नाल की दूसरा भाग यानी बक्कल केविटी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मुख गुहिका, उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। उसके अंदर 4 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं: तालु, दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। उनमें से हमने तालु की स्टडी कर ली थी। उसके बाद सेकंड भाग जो था दांत, उसकी स्टडी करने वाले थे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में उसका दंत सूत्र दिखा दिया था कि कितने प्रकार के दांत होते हैं और दंत सूत्रों में उनको किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। आज मैं उनको डिटेल स्टडी करूंगा। पहले हम यहाँ लेते हैं कि हमारे मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जो है पहला कृतनक या इंसाइजर टीथ बोलते हैं, जिसको आई से प्रदर्शित किया जाता है। ये छेनी के समान कुतरने वाले दांत होते हैं। जो कुतरने वाले जानवर या होते हैं उनमें ये ज़्यादा विकसित होते हैं। मनुष्य में ये दांत जो है भोजन को काटने या कुतरने के काम आते हैं। दूसरे प्रकार के दांत जो हैं ये रत्नक या केनाइन इनको कहते हैं इंग्लिश में, जिनको सी से प्रदर्शित किया जाता है दंत सूत्र के अंदर। यह नुकीले होते हैं और यह भोजन को चीरने और काटने के काम आते हैं। क्योंकि मांसाहारी जो है जीव, उनके अंदर मांस को काटने या चीरने फाड़ने की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, तो यह टीथ या दांत वहाँ पर ज़्यादा विकसित होते हैं। जैसे कि खरगोश में यह अनुपस्थित होते हैं क्योंकि वो शाकाहारी होता है। खरगोश में क्योंकि इनकी अनुपस्थिति होती है तो इनके जगह पर कोई दांत नहीं होते, उसके स्थान पर वहाँ अवकाश पाया जाता है। तो उस अवकाश को ही हम दंतावकाश या डाइटीमा कहते हैं। इसके बाद तीसरे प्रकार के दांत जो आते हैं वो है प्री मोलर यानी कि अग्र चंवर्णक इनको बोला जाता है। इनको प्री मोलर PM से प्रदर्शित किया जाता है। यह त्रिकोणीय संरचना होती है और यह भोजन को चबाने के काम आते हैं। उसके बाद चौथा दांत और लास्ट प्रकार का दांत जो है वो है मोलर, जिसको चंवर्णक कहते हैं और इसको M से प्रदर्शित किया जाता है। यह चौकोर होते हैं और भोजन को चबाने में काम आते हैं। ये देखिए चारों प्रकार के दांत यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। सबसे पहला दांत होता है वो इंसाइजर, उसके इनको बोलते हैं क्या, कृतनक। फिर आते हैं केनाइन, जिनको रत्नक बोला था। फिर आते हैं प्रीमोलर्स, जिनको बोला था हमने अग्र चंवर्णक। उसके बाद मोलर, जो दाढ़ होती है पीछे वाली, ये होते हैं चंवर्णक। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जब हम लोग दंत सूत्र लिखते हैं तो उन दंत सूत्र को किस तरह से लिखा जाता है। ये देखिए, दंत सूत्र लिखने से पहले यहाँ पर इस डायग्राम को ढंग से देखिएगा कि यहाँ पर मैंने ऊपरी जबड़ा है, इसका आधा भाग में ही दांत को प्रदर्शित किया हुआ है। ये आधा भाग है, देखो ऐसे खड़े, आगे से ऐसे खड़े में इसको सामने होठों की तरफ से, ये होठ मान लीजिए यहाँ पर, तो ये सामने से ऐसा आधा भाग किया हुआ है। ठीक है, तो ये ऊपरी जबड़ा है, इसी तरह आधा भाग किसका हो जाएगा, निचला जबड़ा, यानी ऊपरी और निचली जबड़े का ये आधा आधा भाग लेना है और दंत सूत्र लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आई यानी इंसाइजर कृतनक दांत को लिखते हैं। जो संख्या में कितने हैं, देखो ये 2 दांत जो होते हैं ये वाले, ये होते हैं इंसाइजर कृतनक। ठीक है, उसके बाद ये ऊपरी जबड़े में 2 हैं तो निचली जबड़े में भी ये इनकी संख्या 2 होती है। तो इंसाइजर कितने हो गए, 2 2। ये देखिए, इसको फॉर्मूला में भी दिखा देता हूं मैं। ये केवल हाफ जबड़े की बात है, आधा जबड़ा है ये। 2 ऊपर है तो 2 आधे भाग में 2 इधर होंगे, यानी कि ऊपरी जबड़े में कितने हो गए टोटल, 4। लेकिन अभी हाफ ही समझना है इसको। हाफ को फिर बाद में हम 2 गुना कर देंगे, क्योंकि हाफ में जब इतने ये टीथ उपस्थित हैं तो इसको 2 गुना कर दो, क्योंकि ये इधर भी उतने ही होंगे जितने इधर है, तो इनको 2 से गुणा बाद में कर देते हैं हम लोग। तो अभी ऊपरी जबड़ा में 2 हैं और निचले जबड़े में भी 2 होंगे। तो इनको लिखते कैसे हैं, देखिए इंसाइजर को लिखेंगे हम। ये देखो यहाँ पर इंसाइजर को, जिसको आई से प्रदर्शित किया गया है, 2 ऊपरी जबड़े में और 2 ही निचली जबड़े में लिखे हैं। ठीक है, जो मैंने अभी डायग्राम में आपको दिखाया था।
तो दो ऊपरी जबड़े के, दो निचले जबड़े के हमने डायग्राम में दिखा दिया, दो दो लिख दिए। उसके बाद K9 केवल एक होता है, एक ऊपरी जबड़े में और एक निचली जबड़े में होगा। ये देखिए डायग्राम में K9 जो है वो कितना है, ऊपर एक एक नीचे एक। प्रीमोलर यहाँ कितने हैं, दो ऊपरी जबड़े में और दो निचली जबड़े में। ये देखो दंत सूत्र में अभी प्रीमोलर देखे थे दो ऊपरी जबड़े में, इसी तरह निचले जबड़े में कितने होंगे, दो। फिर मोलर जो होते हैं वो कितने होते हैं यहाँ पर, तीन, एक दो तीन। तो ऊपरी जबड़े में भी तीन, तो निचले जबड़े में भी कितने होंगे, तीन, क्योंकि दोनों जबड़ों में दांतों की संख्या समान होती है। ये हाफ पोर्शन लिया है हमने अभी ऊपरी जबड़े का, निचले जबड़े का, और इनको लिखते हुए चले गए कि इस हाफ पोर्शन में कौन से प्रकार के दांत कितने हैं संख्या में। ठीक है, तो इंसाइजर कितने हैं, दो। K9 कितना है, एक। प्रीमोलर दो, मोलर तीन। तो आइए डायग्राम में देखो, डायग्राम में हम देख चुके हैं। तो यहाँ सूत्र में देखो इंसाइजर दो थे, K9 एक था, प्रीमोलर दो, और लास्ट में मोलर जो डार थी वो तीन थे। तो ऊपरी जबड़ों में तीन, निचले जबड़ों में तीन। प्रीमोलर ऊपरी जबड़े में दो, निचले जबड़े में दो। K9 ऊपरी जबड़े में एक, निचले जबड़े में एक। इंसाइजर ऊपरी जबड़े में दो, निचले जबड़े में दो। समान मात्रा ही होती है, लेकिन ये हाफ पोर्शन लिया है, आधा जबड़ा। तो आधे जबड़े में ये दांत है, तो आधे जबड़े में ये दांत का दुगना कर देंगे हम लोग, क्योंकि उतनी संख्या में आधे जबड़े में भी होंगे सेम दांत। तो इनको दो से गुणा कर दो इस तरह से। ये देखिए दंत सूत्र लिखने के बाद इनको लास्ट में दो से गुणा कर दिया जाता है। ये देखो कर दिया दो से गुणा। ये दो थे, ये वयस्क मानव का दंत सूत्र है। इंसाइजर में दो दो, K9 एक एक, प्रीमोलर दो दो, मोलर तीन तीन। ये हाफ जबड़े की बात है, ऊपरी निचले जबड़े में, ऊपरे में दो, निचले में इस तरह से। तो क्यों आधे जबड़े की ऊपरी या निचले जबड़े की बात हो गई, तो आधा पोर्शन और लेंगे ना, तो दो गुना कर दो। तो दो से गुणा कर दिया, ऊपर 16 नीचे 16, कितने हो गए टोटल, 32। तो वयस्क मानव में दांतों की संख्या टोटल कितनी होती है, 32 होती है। इस तरह से दंत सूत्र को लिखा जाता है, हाफ हाफ जबड़ा करके। तो हमने अभी दांतों की इस प्रकार की स्टडी कर ली है और उनका दंत सूत्र देख लिया है किस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद आती है दांतों की आंतरिक संरचना। दांत जो है वो तीन भाग से मिलकर बना है या तीन भागों में बटा होता है। सबसे ऊपरी भाग जो हमें दिखता है व्हाइट कलर का, जिसको बोलते हैं क्राउन। इस क्राउन के अंदर दांत के दो भाग होते हैं, इनेमल और डेंटिन। इनको अभी बाद में डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग। इनेमल जो बाहरी व्हाइट कलर का इस तरह दिखता है, फिर इनेमल का अंदर एक परतनुमा संरचना होती है जो इस कैविटी को ढककर रखती है, इस गुहा को। इसे बोलते हैं हम लोग डेंटिन। तो ये क्राउन भाग दो भागों में बटा होता है, इनेमल और डेंटिन। उसके बाद जो हमारे मसूड़ों में धसा हुआ भाग होता है दांत का, उसे बोलते हैं हम नेक या गर्दन। उसके बाद फिर ये दांत हड्डी में अंदर गर्तिकाओं में धसा होता है, इसे बोलते हैं हम लोग रूट या मूल, दंत मूल, जो हड्डियों में धसा हुआ भाग होता है। तो इस तरह से रूट, नेक और क्राउन, ये तीन भाग होते हैं दांतों के। तो प्रत्येक दांत के तीन भाग हैं। अब मैंने बोला था कि क्राउन भाग जो है वो इनेमल और डेंटिन से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए इनेमल जो है वो व्हाइट कलर का जो हमें भाग दिखता है वो होता है इनेमल, जो है वो शिखर भाग में उपस्थित होता है। ये क्राउन भाग जिसको बोलते हैं शिखर भाग, सबसे ऊपरी भाग सफेद कलर का होता है। इसके बारे में एक चीज याद रखिएगा कि जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है इनेमल। ठीक है, इनेमल जो है वो एमिलोब्लास्ट सेल का बना होता है, एमिलोब्लास्ट कोशिकाओं का बना होता है। और इन कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है वो भ्रूणीय एक्टोडर्म से होती है। ये देखिए इनेमल जो है वो एमिलोब्लास्ट कोशिकाओं की बनी होती है और एमिलोब्लास्ट कोशिकाओं की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। इनेमल भाग जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट व कैल्शियम कार्बोनेट यौगिकों का बना होता है, याद रखिएगा ये। इसके बाद क्राउन या शिखर का दूसरा भाग होता है डेंटिन, जो कि इनेमल के ठीक नीचे स्थित होता है। डेंटिन जो है वह एक गुहा को घेरे रहता है। ये जो है ये गुहा होती है जिसको पल्प कैविटी या पल्प चैम्बर कहते हैं। इस गुहा को घेरे हुए ये वाला भाग, इसे हम लोग बोलते हैं डेंटिन वाला भाग। ये डेंटिन स्तर होता है जो कि इनेमल के अंदर स्थित होता है और यह पल्प कैविटी या चैम्बर को घेरे रहता है।
यहाँ पर अब डेंटिन के बाद जो एक एक नाम आया था कि पल्प कैविटी, यानी कि इसको मज्जा गुहा कहते हैं। इस मज्जा गुहा में रुधिर वाहिनियां, तंत्रिकाएं और संयोजी ऊतकों का जाल यहाँ पर फैला होता है। यहाँ पर याद रखिए कि इस कैविटी के आंतरिक स्तर पर कोशिकाओं का एक स्तर होता है, ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं कहते हैं। इन ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा ही डेंटिन जो है वो स्रावित किया जाता है। इन कोशिकाओं के द्वारा ही डेंटिन का स्तर बनता है, ये याद रखिएगा। पल्प कैविटी यानी मज्जा गुहा के आधार भाग में यहाँ पर देखिएगा केनाल नुमा संरचना होती है, रूट कैनाल कहते हैं इसको, और यह अंत में जाकर यहाँ पर छिद्र द्वारा खुलती है। इस छिद्र को हम एपिकल फोरामेन या एपिकल पोर कहते हैं। इसी छिद्र के द्वारा यहाँ से तंत्रिकाएं, रक्त कोशिकाएं या वाहिनियां वो पल्प कैविटी या चैम्बर या मज्जा गुहा के अंदर प्रवेश करती हैं और यहाँ पर उपस्थित ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। पल्प कैविटी के अंदर उपस्थित इन्हीं ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं के विभाजन से ही दांतों में वृद्धि होती है। अगर यहाँ पर जो ये छिद्र था पल्प कैविटी के आंतरिक भाग में नीचे, जिसको मैंने एपिकल फोरामेन कहा, एपिकल पोर, अगर ये बंद हो जाए तो यहाँ से तंत्रिकाएं और रक्त वाहिनी अंदर नहीं जा पाएंगे, उन कोशिकाओं को पोषण नहीं मिलेगा और ये कोशिकाएं मर जाएंगी और दांतों की वृद्धि होना बंद हो जाता है। तो दांतों की वृद्धि में जो रुकावट आती है वो इसी एपिकल फोरामेन छिद्र के बंद होने से होती है, जिसकी वजह से रक्त वाहिनियां या तंत्रिकाएं या कोई भी पोषण अंदर नहीं जा पाता है। इसके बाद देखिए डेंटिन जो है इसके बाहर की साइड यहाँ पर ही पीले कलर का एक आवरण पाया जाता है मसूड़ों के बीच में, इसको बोलते हैं हम लोग सीमेंट। ग्रे कलर का होता है ये सीमेंट कहलाता है। तो दांत जो रूट वाले भाग में स्थित होता है तो इसी सीमेंट के द्वारा वो इन अस्थियों के रूट भाग में स्थिर रहता है। तो सीमेंट इनको इन बोन या अस्थियों में स्थिर रखने का कार्य करता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जब तक के लिए गुड बाय, सी यू देन।